नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा PYQ है वह है 2017 का। देखिए 2017 का सेम टू सेम जो वो था PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2017 का, वो 2021 में बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही सेम क्वेश्चन आए थे। चलिए सेम क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तो टॉपिक तो वही रहते हैं, तो आप जो भी इसमें क्वेश्चन में टॉपिक दिया हुआ है जैसे कि मुहावरे हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं और क्या उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सारे टॉपिक मैंने आप अपने YouTube चैनल पर कराए हैं। आप इन सभी टॉपिक को आप पढ़िए और क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आप इन्हें क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं हिंदी के 31 से स्टार्ट होते हैं। 31 से ही हम अब तक जितने भी हमने PYQ कराए हैं वो 31 से स्टार्ट होते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निमिष शब्द का पर्याय क्या है। निमिष शब्द का पर्याय है क्षण। देखो प्रकाश है, छिद्र है, यहाँ पर प्रकाश से शब्द प्रकाश है या फिर छिद्र है, या फिर आगे देखो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पर, दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर पूर्ण है या क्षण है। तो निमिष का अर्थ होता है क्षण। निमिष का अर्थ क्या होता है? क्षण होता है। तो ये हमारा पर्यायवाची से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संधि से। संधि से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है निष्कपट। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निहिकपट या फिर निष्कपट या फिर निहिकपट या फिर निष्कपट। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, ठीक है। फिर है अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। फिर यहाँ पर उपसर्ग से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है अत है, ए है, अत्य है या अति है। तो अत्यंत शब्द का प्रयुक्त शब्द उपसर्ग होगा अति। अत्यंत में अति उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वे होते हैं जब किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाच्य से, वाक्य या वाच्य से। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य है कर्तृवाच्य होता है काम को करने वाला। कर्मवाच्य जहाँ पर काम प्रधान होता है। भाववाच्य है इसमें, जैसे मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? यहाँ पर है भाववाच्य। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। जहाँ पर भी आप ऐसे शब्द देख लेंगे दिखें आपको, वहाँ पर भाववाच्य शब्द होता है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी, एक वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर पेपर में, तो आपको वर्तनी शुद्धि वर्तनी को आपके देखो यहाँ पर ज़्यादा वर्तनी नहीं होते हैं, जैसे अनुग्रहित है, उज्ज्वल है, ज्योत्सना है, ऐसे ऐसे शब्द पूछे गए हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। तो आपको अगर आप 20-25 भी ऐसे शब्द कर लेंगे, उनकी वर्तनी आप शुद्धि कर लेंगे, तो आपका उनमें से ही क्वेश्चन फंस जाएगा। तो यहाँ पर अनुग्रहित है या फिर अनग्रहित है, यहाँ पर अनुग्रहित है। तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं यह तीनों गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। लेकिन यह भी वर्तनी अशुद्ध है क्योंकि इसके पहले ए नहीं लगा हुआ है, ए आएगा ऐसे। न पे छोटे ऊ की गे पे रह आएगा और है पे बड़ी की मात्रा और तय। तो ये हो जाएगा हमारा अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा, ये एक तरह से ऐसा है जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। तो उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वह होता है, या प्राणियों के पेट का एक अंग होता है, पर्वत का शिखर होता है, पर्वत के पास की भूमि होती है। तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि या पहाड़ के नीचे की समतल भूमि या तराई, और पर्वत के पास की भूमि को हम कहते हैं उपत्यका। और अधित्यका होता है, इसका उपत्यका का विलोम शब्द है एक
अधित्यका, अधित्यका होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि जो होती है उसे हम अधित्यका कहते हैं, और उपत्यका होती है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि या पहाड़ के पास की जो भूमि होती है, जैसे ये है पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, तो ये हमारा मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया है। दोनों क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए हैं, या तो उपत्यका पूछा जाएगा ये या फिर अधित्यका पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो के लिए एक शब्द है। देखो ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की मैंने कल वीडियो डाली है आपको, आप उसे अच्छे से पढ़िए। जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं हम उसे? अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी पूर्व से आशा न की गई हो उसे हम अप्रत्याशित। प्रत्याशा होता है किसी बात की पहले से ही जिसे संभावना होती है उसे बोलते हैं हम प्रत्याशा। और अपरिमेय होता है जो मापने योग्य न हो, और अनाहूत होता है जिसे बुलाया न गया हो। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर वाक्यांश दिया हो, एक वाक्य दिया हुआ होगा, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर पहचानना है कि इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। अप्रत्याशित होता है जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो। प्रत्याशा होती है जिसकी पूर्व से संभावना हो या आशा हो। परिमेय होता है जिसे मापने योग्य न हो जो, और अनाहूत होता है जिसे बुलाया न गया हो। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपेक्षा का विशेषण रूप है। विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित। फिर है न का, इसे बोलते हैं हम न का ञ का उच्चारण स्थान होता है। तो जो पंचमा अक्षर होते हैं हमारे, उनके जो हमारा उच्चारण स्थान होता है वह होता है नासिक्य। क्या होता है? नासिक्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन तत्सम और तद्भव शब्द। तद्भव शब्द है यहाँ पर एक दिया हुआ गोधूम शब्द। गोधूम शब्द है तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमने ऐसे के ऐसे ही हिंदी में ले लिए हैं, उनका कोई रूप परिवर्तित नहीं हुआ है। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन हिंदी में आकर वे बदल गए हैं। तो गोधूम का जो तत्सम होता है वह होता है गेहूं। गोधूम को हम बोलते हैं गेहूं। फिर नेक्स्ट है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है? तालु। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गज मलमल। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल। यहाँ पर जहाँ पर क्या होता है, माप तोल की बात होती है तो वहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण होता है। यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण होगा। जहाँ पर संख्या की बात कही गई हो या संख्या का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर संख्यावाचक होता है। और जहाँ पर रूप दशा गुण जहाँ पर हो वहाँ पर गुणवाचक होता है। सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो सर्वनाम से पहले जो कि संज्ञा से पहले सर्वनाम होता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा परिमाण बोधक। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक यहाँ पर हो जाएगा, परिमाण बोधक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर 43 का हो जाएगा हमारा। शीश जो है तत्सम है, और इस नहीं, शीश तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। तो इसका हो जाएगा नंबर बी। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो एक ऐसा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, उसका अर्थ है मतलब वो देश है मॉरिशस। कौन सा है? मॉरिशस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समास से। समास, यहाँ पर समास की वीडियो भी मैंने आपको करा दिया है, समास का टॉपिक करा दिया है अपनी वीडियो में। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा द्विगु समास है। यहाँ पर जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो वहाँ पर द्विगु समास होता है,
है। जहाँ पर उपसर्ग वाले शब्द आए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पर विलोम शब्द वाले शब्द आए जिनमें योजक चिन्ह हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर विशेषण, पहला शब्द विशेषण हो और वह दूसरे की विशेषता बताए दूसरे पद की, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रचना से। रचना और रचनाकार मैंने करा दिए हैं। भाषा से रिलेटेड एक मुझे टॉपिक कराना है, ये अभी मैंने नहीं कराया है। कल मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो दूंगी, आप अच्छे से इसे अपना क्लियर कर लेना। सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी की है क्या? बुंदेली की है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर है और दिया हुआ ब्रज की है या फिर छत्तीसगढ़। तो सूर सागर किसकी है? सूरदास जी की रचना है। वे ब्रज भाषा के कवि थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट मुहावरे से संबंधित है। मुहावरे भी मैंने आपको कराए हैं, लोकोक्ति की वीडियो मैंने करा दी है। आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ होता है? आँख की किरकिरी होना, धोखा देना, बहुत प्रिय होना या फिर कष्टदायक होना, अप्रिय होना। इसका हमारा आंसर होगा नंबर ए, अप्रिय लगना की किरकिरी। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है आशु भाषण। क्या है इसका आंसर? हो जाएगा हमारा आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति होती है आशु भाषण। ठीक है, आशु भाषण होता है बिना तैयारी के बोलना। आशु भाषण क्या होता है? बिना तैयारी के बोलना। और शुद्ध वर्तनी होता है शब्दों को सही लिखना, ये लिखित रूप होता है। श्रुत लेख सुलेख जो होता है हमारा, सुलेख होता है सुंदर लिखावट, ये भी लिखित रूप है। और श्रुत लेख होता है सुनकर लिखना, ये भी हमारा लिखित रूप है। लेकिन जो आशु भाषण होता है वो तुरंत बिना तैयारी के बोल देना, ये मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी। वीरों का हो कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? कविता से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसने लिखी है? क्या सुमित्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने? इसका आंसर है नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है ये। तो वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी की एक जो प्रसिद्ध कविता है उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता है कृष्ण की चेतावनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषा हैं। 5 क्या हैं? उपभाषा। 5 उपभाषा यहाँ पर इसकी हैं। हिंदी भाषा में 5 उपभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन सी है? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा अगर हम पढ़ेंगे और ऐसे ही नहीं, मतलब अगर हम नहीं पढ़े हुए हैं तो हम इसका आंसर देंगे व्याकरणिक भाषा, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। इसका आंसर होगा मानक भाषा। क्या है इसका अर्थ? इसका आंसर है मानक भाषा। मानक भाषा जो होती है वह क्या होती है? मानक भाषा क्या है? कौन से पे थे हम? हाँ, इस पर व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है मानक भाषा। और साहित्यिक भाषा कौन सी होती है? साहित्यिक भाषा होती है इसमें कलात्मक और अलंकारों का प्रयोग अधिक होता है और कभी कभी व्याकरण के नियमों में थोड़ी छूट ले ली जाती है साहित्यिक भाषा में। और जो प्रांजल भाषा है, प्रांजल भाषा इसका अर्थ होता है अत्यंत सरल और सुबोध और बहती हुई भाषा या प्रभावपूर्ण भाषा को हम प्रांजल भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी मानक भाषा और व्याकरणिक भाषा जो होती है। व्याकरणिक भाषा या केवल व्याकरण के नियमों से बंधी हुई होती है व्याकरण भाषा। ठीक है, तो चारों भाषाओं के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। एक मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपके ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें मैं सारे टॉपिक ऐसे नहीं करा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सा है? देखो यहाँ पर पत्रिका के दो पत्रिकाएं दी गई हैं और उनसे युग यहाँ पर पूछे गए हैं। तो भारतेंदु युग से है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये दोनों पत्रिकाएं किसकी हैं?
कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप किस किस की है? भारतेंदु युग की है। सरस्वती और माधुरी द्विवेदी युग की है। कल्पना और ज्ञानोदय छायावादोत्तर युग की है। नवनीत और कादम्बिनी भी छायावादोत्तर युग की है। यहाँ पर भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा रासो? यहाँ पर रासो दिए हुए हैं, खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है और बीसलदेव रासो है। तो ये कह रहा है कि आला खंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? मैंने आपको पहले भी जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी वो थी रचना थी तो वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। परमाल रासो का मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में कई बार बता दिया है कि परमाल रासो को ही आला खंड कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 जो क्वेश्चन है उसमें तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है। देखिए मैंने पत्र और पत्रिका से रिलेटेड एक वीडियो आपको दी है, वह मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे देखिए। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं यहाँ पर अखिलेश। कौन है? अखिलेश हैं। फिर पंक्तियाँ देखो, पंक्तियाँ 2-3 हमने PYQ किए हैं। पंक्तियों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर है 12 बरस लो कुकर जीवे और अरु तेरल्लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है जगनिक की। जगनिक की है पंक्ति है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, या तो आप ऐसे करें कि जल्दी जल्दी एक बार में इसे पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वह सारे सोल्व हो जाएंगे। या सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर इसी में से मिलेगा, इसमें आपको ढूंढना है और अपनी ओर से आपको कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। जैसा इसमें दिया गया है आपको ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देना है। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही, यहाँ पर एक बार हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। वहाँ से मतलब यहाँ से वहाँ तक ये घूमते रहते थे। जो आदिम लोग थे, आर्य जो थे, तो वो यहाँ से वहाँ तक क्या करते रहते थे? घूमते रहते थे और घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर भी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक के वे निरंतर घूमते रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खने चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पर है इसका आधा, लेकिन वैशाली में उन्होंने जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया और जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारा क्या है? अब है यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में यहाँ पर बताया कि कौन सा प्रत्यय। तो घुमक्कड़ में ड़ प्रत्यय है या कड़ प्रत्यय या अंग प्रत्यय? यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय है घुमक्कड़ी में। फिर है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर दिया हुआ था पीछे, देखो एक बार और देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में जन्म लिया था। देखो ये रहा यहाँ पर ये रहा, वैशाली में उन्होंने जन्म लिया था।
अरे क्या हो गया, ये रहा। वैशाली में जन्म लिया, पावापुरी में क्या किया, शरीर त्याग दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वैशाली। इसका आंसर क्या होगा, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में है यहाँ पर व्यंजन संधि। इसका आंसर होगा नंबर डी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु क्या थी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म, देखो ये रहा, 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, 35 वर्ष से 80 वर्ष तक। लेकिन यहाँ पर 35 वर्ष ऑप्शन में कोई भी नहीं है। एक तो है 12 वर्ष, यहाँ पर एक है 34 वर्ष, एक है 45 वर्ष, एक है 80 वर्ष। तो 34 और 35 में थोड़ा सा अंतर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 34, ठीक है, नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट 60 क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक, उसमें दिया हुआ है सबसे लास्ट में। इसका अर्थ क्या है, तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक। यहाँ पर हमने 2017 का आज ये PYQ किया है और इससे रिलेटेड मैंने आपको चारों ऑप्शन क्लियर करा दिए हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्यारे प्यारे अपने कमेंट कीजिए। और जो भी भाई बहन मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।